अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फॉर्म 45, 46, 48 और 49 उसकी वेबसाइट पर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। पीटीआई की तरफ से ये एतराज़ किया जा रहा था कि 26 रोज़ गुजर गए हैं लेकिन अभी तक जो फॉर्म 45 है वो वेबसाइट पर नहीं लगाए गए, और इस सिलसिले में जो मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन है जो कि पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी आज समाअत भी हुई और कल तक के लिए इसकी जो समाअत है वो मुलतवी की गई है क्योंकि इस पर कोई एक छोटा सा एतराज़ है। लेकिन बिल आखिर नाज़रीन, जो इंतखाबात हैं, इंतखाबात के 26 रोज़ बाद ये फॉर्म जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ये 45 की जो एक फॉर्म है वो सामने आ गया है, तो अब आपको लग रहा है कि पीटीआई जो है उसका एतराज़ दूर कर दिया गया? मुझे तो लगता है कि वो जैसे होता है ना, आग को मज़ीद बढ़ा दिया गया। देखिए, जो बात समझने वाली है, पीटीआई के पास इस वक्त सिवाय लड़ाई के कुछ नहीं है। मतलब मेरा ख्याल है, मैं पीटीआई हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान की वफाक में भी जीत गया हूँ, मेरा ख्याल है मैं पंजाब में भी जीत गया हूँ, और मैं कन्विंस हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पीटीआई की, कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अब ये जो इतना बड़ा आपको मज़ीद प्रूफ मिल गया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में मज़ीद पेट्रोल पड़ गया, और इस तरह समझ लें कि आपने एक आग जल रही थी, उसके ऊपर आपने डिब्बा पूरा पेट्रोल का डाल दिया। मैं भी अपनी टैलेंट न्यूज़ की वो रिपोर्ट देख रहा था, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारी न्यूज़ टीम ने बड़ा काम किया। राना साहब, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इनकी खबरों से हम लोग चलते हैं ना। तो मैं छोटी छोटी अभी 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करूँ। आप मतलब कोई बंदा शायद उसको डिफेंड नहीं कर सकता कि 45 जो आपके रिजल्ट्स हैं, 45 का मतलब जो कार्बन है, मतलब आपको मैंने एक कॉपी दे दी, तो उसके कार्बन का मतलब उसकी कॉपी जिसको हम फोटो स्टेट कह लें, वो कुछ हो रहा है और आपके पास कुछ हो रहा है, और वो साफ नज़र आ रहा है। टेम्परिंग जिसको छेड़छाड़ आप कह लें कि आपने बदला हुआ है, मतलब वो मैं देख रहा था एक जगह 1 था, उसको आपने 9 कर दिया हुआ है। मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ एक न्यूज़ के, जो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमने अपनी एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें 45 फार्म्स हमने साबित कर दिए। और एक जाते जाते वो लाहौर का बड़ा मशहूर हल्का है जहाँ से वो राजा साहब अपना जो वकील है वो लड़े हैं, तो राना साहब मज़ेदार बात ये है कि जो एक पोलिंग स्टेशन होता है ना, मैं NA 128 की लाहौर की बात कर रहा हूँ, एक में मिसाल के तौर पे यहाँ पे 1000 वोट है। यहाँ आपको पता है कि इस पोलिंग स्टेशन में 1000 वोट है, वोटों की तादाद उनसे भी ज़्यादा है। मतलब ये मैं बात अभी कोई, मतलब मैं कोई एजेंसी नहीं कह रहा, टोटल वोट उतना नहीं है, लेकिन जितना मैं जो है वो बहस आपसे करने जा रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा एविडेंस, वो कहते हैं ना, आपने माचिस दे दिया पीटीए को। और पीटीए की स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ा सा आधा मिनट में ज़्यादा ले लूँगा। पीटीए की स्ट्रेंथ है बेहतरीन अपोजिशन, पीटीए की स्ट्रेंथ है बेहतरीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पीटीए की स्ट्रेंथ है एहतजाज। और पीटीआई की सियासत पे मैं भी आती हूँ, मैं उसी पे मतलब आपने जो मेरा आर्गूमेंट यही देना चाह रहा हूँ कि आपने जो लड़ाई झगड़े का कल्चर था ना सियासी, उसमें इतना बड़ा पेट्रोल और इलेक्शन कमीशन ने आपके ख्याल में उसमें अपना रोल अदा कर दिया है। राना साहब, पीटीआई का बिल आखिर एतराज तो दूर कर दिया है ना, इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे जारी कर दिया है ये फॉर्म, तो अब मामला क्या है? चंगेज खान से किसी ने पूछा, मलिक साहब, कि आपने कभी जिंदगी में रहम किया है? अच्छा। तो सोच के उसने कहा हाँ, एक दफ़ा किया था। तो उनका कि क्या किया था? कहता वो एक बच्चा औरत का दरिया में गिर गया था, तो वो रो रही थी, तो मैंने नेज़े बच्चे के पेट में मार के ना, और बच्चा निकाल के औरत को पकड़ा दिया था। ये रहम है उसका, ये उसका रहम है। तो यही रहम इलेक्शन कमीशन ने किया, जो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई का एतराज़ पूरा हो गया, ये रहम किया उन्होंने। मैं देखें, अभी मलक भी उस तरफ जाना चाहेगा, अभी चाहेगा, मैं भी जाऊंगा। ये जो 24 करोड़ लोग हैं ना इस मुल्क के, जो अवाम है, अगर हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान इन 24 करोड़ लोगों को इनके हकूक का ज़मानत देता है, तो फिर जो लोग इस ज़मानत को तोड़ रहे हैं वो मुजरिम हैं। मैं ज़रा महफूज लफ्ज़ों में बात आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर अवामी मैंडेट को कोई चोरी करता है तो वो कौम का मुजरिम है। अच्छा, सियासतदान करता है ना मलिक साहब, तो बात समझ आती है कि भाई इलेक्शन है, सियासतदान करते, लेकिन वो इदारे जिनके जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल ना बनने दें, अगर वो ही ये सब कुछ करेंगे, तो एक बात आप समझ लें, इस टाइम जो ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, वो एक मैसेज दे रहा है। वो ये दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं धांधली करूंगा, इंतहाई भोंडी धांधली करूंगा, इंतहाई बदसूरत धांधली करूंगा, और मुझे कोई बंदा नहीं पूछ सकता।
और शायद हमारी अदलिया का भी इम्तहान, वो मैं तो ये समझता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि मुझे अपनी पाकिस्तान की अदलिया से ना कोई गिला शिकवा नहीं है। उसकी रीज़न ये कि मैंने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी। मेरा पाकिस्तानी अदालतों से उम्मीद ही ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी अदालतें तो वो आई एम सॉरी लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहे। केस अफगानिस्तान ले जाए हम यहाँ से, पाकिस्तान से केस अफगानिस्तान करें, जो जिस तरह आप फरमा रहे हो। अदालतों में, अपनी अदालतों में ही जाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन यही है। अफगानिस्तान जाके केस कर दें। ये आपकी हमायत में नहीं बात कह रहा, ये मेरी हमायत में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये मेरे दुख को लफ्ज दे रहा है कि कहां जाए फिर हम, किससे इंसाफ मांगे भाई, कहां पे किस दरवाजे को खटखटाएं कि हमें इंसाफ दे दो। फिर आप कह रहे हैं कि जी प्रूफ मिल गया ना पीटीआई को, ये प्रूफ मिला है, ये करके है जो सामने आ रहा है। ये ठहरिए, वो जो प्रूफ आप कह रही है ना, अभी सारा दिन ट्रांसमिशन चलती रही है कि यार को अकल इस्तेमाल कर लो, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तड़को अकल भी नहीं की। तुम कार्बन कॉपी के ऊपर 1 को 9 कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता चल रहा ये पकड़ी जा रही है, कांटे मार मार के उसके नीचे नए नंबर लिख रहे हो, एक जगह 1000 वोट है उसको आप 1800 वोट कर रहे हो। ये इलेक्शन कमीशन, नाहल इलेक्शन कमीशन, ठीक है राजा साहब होंगे, उनका नाम राजा होगा, लेकिन हम उनकी रियाया नहीं है, वो हमारे मुलाजिम है यार। हम पैसे दे, हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, हमारे पैसों से मराहत लेते हैं। आपने हमें मजाक बना दिया, पूरे सिस्टम को मजाक बना के रख दिया। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि हम वो कौम है जिनके अंदर जमहूरियत सिर्फ इतनी है कि हम ये पहले तय कर लेते हैं कि इस बारी बादशाह कौन होगा। वाया की वाया पहले किसी दौर में हम खेलते थे, तो पहले ही हमें पता होता है कि हमारा बादशाह कौन होगा और उसके वजीर कौन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्शन करा देते और फिर इलेक्शन इस तरह के होते। इट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अब अगर अदालतों में जाता है तो ये इसको कंसीडर किया जाएगा, अगर यही प्रूफ जो आएंगे वो काफी बड़े प्रूफ हैं, अगर ये इस तरह से करके सामने वाकईतन आ रहे हैं। देखिए जो हमारे सामने आज मलक के अंदर ना मुझे एक मुकम्मल जुडिशरी नजर आती है, और उसकी रीजन ये कि जुडिशरी भी, हम भी अपने मामला इधर लेकर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इधर काला कोट नहीं, काला कोट की वजह से भी, और मलक ताकत के प्यार में इस सतह पे अंधा हो जाता है कि इसे इखलाकियात मर जाती है इसकी नजर में ना, तबाह बर्बाद, कहता है मेरी तरफ से इखलाकियात मर गई, ठीक है ना। जैसे हमारी अदालतों की नजर में ना इंसाफ मर चुका है। हमारी डार्लिंग की एक फिल्म है जिंदगी तमाशा बनी, उसमें दुख है, दर्द है, अखलाक है, जो या इस निज़ाम में यानी अंदर से ही मान गया हुआ है। ये चले आप अगला। अच्छा तो मलिक साहब मुझे एक बात बताएं ना, ये आपने कहा कि पीटीआई जो है वो एहतजाज की सियासत करती है और अब एजिटेशन बढ़ेगी। पीटीआई एजिटेशन की सियासत क्यों करती है? क्या इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन है लेकिन ये रास्ता उनको बेहतर लगता है? देखिए जिस तरह आप समझते हैं ना, आम लोगों का ख्याल इस तरीके से नहीं, मैं आपको थोड़ी सी इनसाइट देना चाह रहा हूँ। जो हमारा ओवरऑल इम्प्रेशन है ना अपना माइटी खान के बारे में, जो किसी ज़माने बड़ा रोमांटिक नाम था इमरान खान का, एज ए क्रिकेटर में उस दौर के नाम लिया, कि जो वो बड़ा जज्बाती सा आदमी, ऐसे बात नहीं है। मेरा ख्याल लोगों ने बिलावल की स्पीच को समझा नहीं है। बिलावल की स्पीच में एक मैसेज था, मैं अब थोड़ी सी बात खोलने लगा हूँ कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, नाश्ता भी ठीक है, ब्रेकफास्ट भी ठीक है, मगर 9 मई है। 9 मई के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ये नहीं कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता हूं, अयूब ने भी तो यही कहा ना। नहीं सुनते तो जाए ना। अब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो निगरान ने कमीशन बनाया था कि हम इसकी फाइंडिंग्स करेंगे, ठीक है। वैसे चलते चलते आपको बता दूँ, कल की बात है कि परवेज़ इलाही साहब पे 3 मुकदमात 9 मई, 10 मई, 11 मई में उनको मुलज़म करार दे दिया गया 9 मई के बगावत का। मैं नाइब प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, तरीक इंसाफ की, जो मैं बात आपको कह रहा हूँ। तो एक तो वहाँ से इंडिकेशन आ गई। दूसरी अंदर की खबर ये है कि इनका ख्याल ये था कि जो निगरान हुकूमत है ना, ये कोई ना कोई केस फाइंडिंग हमें करके देगी। वो सियाने पड़े हैं, उन्होंने कहा ऐसी कहा इमरान खान देगी आई भी हम खुदा हाफिज़। अब जो नई चीज़ टेक्निकली समझने वाली है, जो मेरा ख्याल है बानी पीटीआई को समझ आ गई है कि अगर इनको जब ये सीट्स मिलती है ना, जो कल हमने बहस की है कि जो 77 सीट्स हैं, तो ये 2/3 में चले जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये सेंस हो गई है इमरान खान को कि ये लॉ मेकिंग करेंगे 9 मई पे, ये असेंबली करेगी। ये नोट कर लें मेरी बात, ये फिक्स करेंगे, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि यार ये है वो है फलां है। अब असल तो बगावत हमने करनी है, ऐसे बताना है, और ये इनका पुराना एजेंडा है। हाँ। क्या बिलावल के इस मुतालबे से मेरा ये फिक्र आप ले लेना, जो आप पॉइंट कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एक बेचैनी है पीटीए के अंदर, एक एग्जाइटी कि इससे पहले ही हमें गर्दन से पकड़ ले, कोई नया कानून बना दे, क्योंकि अभी सिंपल मेजॉरिटी है, उसमें भी वो लॉ बना सकते हैं। मगर आप ज़रा इमेजिन करें कि शहबाज हुकूमत
ऑलमोस्ट किसिंग, ऑलमोस्ट टचिंग 2 तिहाई अक्सरियत, तो वो तो कोई भी कानून बना सकते हैं 9 मई में। तो किधर गया इमरान खान, आइन में तरमीम भी हो सकती है। ये मेरा आर्गूमेंट है, इसलिए वो एक्सट्रीम एहतजाज पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो बिलावल का ये मुतालिबा है ये इसी तरफ लेकर जाएगा जिस तरफ मलिक साहब ने इशारा किया, लेकिन दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा किया था। वैसे आपस की बात है, बिलावल ने कल ये मुतालबा नहीं किया था। नो, नॉट एट ऑल, उसने नहीं किया। उसने कहा कि वजीर आला केपी के ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, हाँ, क्या पीटीआई इस बात की जमानत देती है कि उस कमीशन के जो वो होंगी उसको मानेंगे? ये बिलावल भुट्टो के जुमले, बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा। बिलावल भुट्टो ने केपी के वजीर आला की बात को आगे बढ़ाया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह कि जो वो हैं क्या कहते हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कमीशन बनाने का कहा है साइफर के ऊपर कि आप साइफर पे कमीशन बनाएं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप कमीशन बनाए, जो मर्जी बनाएं, क्या पाकिस्तान को हमने किसी हमवार सड़क के ऊपर ले जाना है या नहीं ले जाना? क्या 9 मई वाले और 9 मई के मुखालिफ वाले जो हैं, ये तसादुम ऐसे ही रहेगा? इसे कहीं ख़त्म होना चाहिए। अगर 9 मई के मुलजिम हैं तो उन्हें अब तक सजा मिल जानी चाहिए ना। क्यों नहीं दे रही हमारी अदालतें सजाएं? दे दें, ताकि ये एक दफा ये बाप खत्म हो जाए हमेशा के लिए। मैं तो अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं कि अगर किसी ने पाकिस्तानी इदारों के ऊपर गलीज नजर भी उठाई है तो उसका तदारुक होना चाहिए, तो लेकिन हो जाना चाहिए। ठीक, मेरा कहना यह कि हो जाना चाहिए। 9 मई को अगर हम साइड पे कर दें, लेकिन अब जो इलेक्शन पे जो इल्जामात आ रहे हैं और इस पे जो पीटीआई है वो एहतजाज करने की कॉल दे रही है, जो भी उनके साथ फैसले हो रहे हैं उस फैसले पे हम बाद में बात करें कि जो सीट्स वाला मामला है, लेकिन ओवरऑल जो है वो एहतजाज की कॉल दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन ऐसे टाइम में देना दुरुस्त है और अवाम के हक में ये बेहतर है? देखें, बात यह है कि किसी दौर में हम कहते थे कि जब ज़बानें बंद हो जाती हैं तो दीवारें बोलती हैं। हाँ। ठीक है, जब आपको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बात तो तय है कि इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से पार्टी था। ये बात तय है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हवाले से जो मुतसबाना रवैया अपनाया वो कोई ढका छुपा नहीं है। ये बात भी तय है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जितना टफ टाइम दे सकते थे उन्होंने दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? कौम को क्या मिला? एक ऐसे इलेक्शन जिसको जीतने वाले भी नहीं मान रहे, उनकी भी गर्दनें झुकी होती हैं, उनके भी सर झुके होते हैं, उनके भी चेहरे उड़े होते हैं, और वो भी इतना दबाव में होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे शुक्रिया, आपने कायदे अपोजिशन बना दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन। यानी वो खुद मेंटली नहीं मान रहा कि मैं वजीर आजम हूं। लेकिन अभी मलिक साहब तो कह रहे हैं कि वो 2 तिहाई अक्सरियत को सुन लेना, मेरी यार सुन ले। मलिक साहब क्या कह रहे हैं? मलिक साहब मेरी बात ही कह रहे हैं। मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जो इनके पास नहीं है इनको मैनिपुलेट करके वो दिया जाएगा ताकि इनके मसले जो है ना सीधे हो सके। और वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जो इमरान खान है उसको क्या नजर आ रहा है? उसको ये नजर आ रहा है कि जैसे उसे इलेक्शन हराने की कोशिश की गई, निशान छीनने की कोशिश की गई, उसके बंदे पकड़े गए, उसके खवातीन के साथ हुआ, घरों में छापे मारे गए, पोलिंग एजेंटों को उठा लिया गया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, वो फिर भी जीत गया। अब इस जीतने के बाद देखें, इमरान खान का जो नैरेटिव है, जो वो पहले दिन से चोर 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 कह रहा था, इन्होंने फिर मोहर लगा दी कि यार वाकई ये तो इलेक्शन, ये तो वोटों के भी चोर हैं। खजाने के चोर तो अपनी जगह चले गए, वोटों के भी चोर हैं। उसका नैरेटिव तो मजबूत हो रहा है। ठीक है, अच्छा मलिक साहब, धांधली के इल्जाम पे बात कर रहे हैं हम कि अगर धांधली का जिस तरह से इल्जाम लग रहा है और सड़कों पे आने की कॉल भी दे रही है पीटीआई, अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा, ये धांधली का इल्जाम भी इसी तरह प्रोलॉन्ग करता रहा, सड़कों की सियासत भी एक दफा शुरू हो गई बिल्कुल गवर्नमेंट के स्टार्ट में, तो ये मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, वो मैं मुनासिब नहीं समझा मैं रानी की बात को मतलब काटता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप चलिए रानी की बात मान लें, धांधली से आ गया, ये सदर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, 2 तिहाई होगी, 121 तिहाई होगी, जो मर्जी कर लें। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी अभी शुरू हुई है, ये इसलिए है अभी इन्होंने 9 मई से के नाम पे गिरेबान पकड़ना है पीटीआई का। बानी पीटीआई की अभी बारी आनी है, अभी आप पे बगावत होनी है, अभी आप पे आर्टिकल 6 की बारी आनी है और इस पे लॉ मेकिंग होनी है। मैं ये कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो रानी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर मेरा पॉइंट व्यू हट के है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पॉइंट पे अभी तो ये रोना मातम कर रहे हैं जी, साडा निशान ले लिया, साड़ी पार्टी ले ली, हमारी धांधली होगी, दिस इज फिनिश्ड। हाँ, तो अगला प्लान ये, अगली स्ट्रेटजी ये है कि आपके लिए स्पेशली लॉ बनाए जाएंगे और उसमें 9 मई में आप आएंगे। और दूसरी सुन लें,
ये रियासत ने आज की बात नहीं, को मैं 100 दफ़ा इस शो में भी कह चुका हूँ, 9 मई का ये वाक़या, 11 मई को जनरल शरीफ की आप रिकॉर्डिंग जाके सुन लें क्या फरमाया था, और अब लेटेस्ट भी सुन लें। आज लेटेस्ट इसने मुझे बातों में अभी जब हम प्रोग्राम से पहले बताए थे, पूछो क्या बताया, हाँ। कि कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये रियासत ने फिर अपना बात ये दोहराई है कि 9 मई की माफ़ी नहीं है। एम आई राइट? जी जी। तो फिर इसका मतलब क्या है? अब आते हैं दूसरी तरफ आपकी। अब खां के पास क्या ऑप्शन है? खां के पास मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके पास लड़ाई के अलावा और उसके पास एक ही गेंद करना था, तो क्या कर सकता है? अब उसके लिए दो आप बहुत बड़े इंडिकेशन आप आए हैं, मेरा लोगों ने उस पर नोट नहीं किया। आज अब उनकी बहन है, उन्होंने बात अपना जेल से बाहर बात की है, दूसरा अपने वजीर आला जो अपने गंडापुर साहब हैं, वो दोनों चीज़ें अगर आप नोट कर लें तो आपको सारी गेम खुल जाएगी। वो गेम दोनों ने आके एक ही बात की, उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात गुफ्तगू, क्योंकि हम जैसे लोगों का यही ख्याल है ना कि आप लड़ते रहेंगे तो हुकूमत को तो फ़ायदा होगा। मैं भी एक नोट करना चाह रहा था कि पीटीए किधर जा रही है। आज 100% मैसेज आ गया कि पीटीए ने गिरेबान पकड़ना, उसने लड़ना है। उन्होंने कहा क्या आर्गूमेंट है? वो कहते हैं जी कि मैंने, खान साहब ने ये कहा है कि मैंने 24 साल इनको कहा ये चोर है, इन्होंने टैक्स चोरी किया, इन्होंने पैसा चोरी किया, इन्होंने वसाइल चोरी किए, सारे इल्ज़ाम आते हैं। मगर अब एक और चोरी इनकी बढ़ गई, अब तो मैं मजीद इनसे बात नहीं कर सकता, इन्होंने वोट भी चोरी कर लिए। तो खां का जो केस है ना, जो FIR है, वो पहले अगर 1 किलो की थी, अब वो 3 किलो की हो गई है चोरी की। तो खां तो बेचारा खुद उसने अपनी हाथ बांध ली है कि आई कैन टॉक। तो आपको जो खबर है, आपका जो आने वाला पाकिस्तान है, उसकी पॉलिटिकल जो आपने का असल सवाल है, सॉरी मैं टाइम ज़्यादा ले गया, उसका कंक्लूजन ये है कि 2 महीने में आप देखेंगे पाकिस्तान की सियासत होगी। एक होगी फार्म 45 जो इमरान के साथ होगी, सारी वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो कोई भी होगा जो कहेगा जिस मुल्क में धांधली होगी, एक वो फोर्स होगी जो शहबाज शरीफ की गोद में होगी। या आप हुकूमत में होंगे या आप फार्म 45 के साथ होंगे। पाकिस्तान की सियासत में ना कोई आइडियोलॉजी होगी, ना महंगाई होगी, ना IMF होगा, ना गुर्बत होगी। सारी सियासत का महवर एक चीज़ पे खड़ा होगा, या आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा है, या आप फार्म 45 के साथ इमरान के साथ। यानी कि एक डिवीजन क्लियर लाइन आने लगी है। पाकिस्तान इसी तरफ जा रहा है और सिर्फ लड़ाई की तरफ जा रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं इसके। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, लेकिन राना साहब जो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें अभी 9 मई वाले वाक़े पे जिस तरह से एक फोर्सी हम कर रहे हैं, या अगर अभी मलिक साहब ने कहा कि ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, तो PTI हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे जाएं, उसके बाद हम ये इस मामले पर जाएं जो इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया, तो या बल्ला छीनने वाला मामला भी पहले से ज़ेरे गौर था। तो ये सारे मामलात एक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो PTI है वो इन मामलात को फोर्सी करने में नाकाम रही है, या फिर कोई जज्बाती तौर पर ये फैसले करती रही है लेकिन उस रैशनल अप्रोच के साथ नहीं किए गए ये फैसले। तो क्या अब 9 मई के जो वाक़यात पर जो डिसीजन होने जा रहा है, अगर होने जा रहा है, तो फिर आपको नहीं लगता कि PTI को बहुत सोच समझकर और फूंक कर कदम रखना होगा? देखिए, जहाँ तक इंतखाबात की बात है और आप ये कह रही हैं कि उन्होंने फोर्सी करना चाहिए था, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा अच्छा फोर्सी किया। फेलियर ऑफ फोर्सी क्या है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे बड़े हाई मोरल के साथ, और उनको रियासत उनके साथ खड़ी थी, मीडिया उनके साथ खड़ा था, और वो अकेले बादशाह थे। गलियों के अंदर सुंजियां कर दी गई थी, और क्या कहते हैं PTI की वो हटी सड़े करार दी, वो भी जला दी गई थी, और चौचक को करते हुए कुत्तियों को भी मार दिया गया था, और अकेला नवाज शरीफ मिर्ज़ा यार गलियों में फिर रहा था। और नतीजा क्या निकला कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। नतीजा ये निकला कि एक टूटी फूटी मांगी की भीख वाली हुकूमत उनको ज़बरदस्ती उठानी पड़ गई। नतीजा ये निकला का पॉइंट तो ये कि हुकूमत में तो आ गए ना, चाहे टूटी फूटी सही। अगर ये थोड़ा सा सॉरी टू कट, ये भी रोमांस कर रहा है। भाई आपका वजीर आज़म है, पंजाब आपका 60% पाकिस्तान है, और 18वीं तरमीम के बाद अगर मैं लेक्चर देना शुरू करूँ तो सबसे पावरफुल बंदा पाकिस्तान में CM पंजाब होता है, वो आपकी बेटी है। 1 साल पहले आप पे केसेस थे, लाइनें लगी हुई थी, आप मफरूर थे, लीगली बता रहा हूँ, आप मफरूर थे, पासपोर्ट आपका ख़त्म था, लंदन आप बैठे थे, जिला वतन आप थे। आज आपके आगे 10 मर्सिडीज हैं, 10 पीछे मर्सिडीज हैं। ये अमिताभ बच्चन अपनी कह रहे दुख कद बढ़ गया, इंसाफ आ गया, कितने क्या हुआ यार? चारों तरफ पावर ही पावर है, उसके खुदा का वास्ता। हाँ, तो फिर वो मानना करो। अर्ज ये है कि मैंने फिर वही बात कि मेरी बात बीच में मलिक साहब काट देते हैं, लेकिन आज आप बड़े ढीले अंदाज में कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मलिक साहब को तो शायद नहीं आ रही, मुझे थोड़ी सी बात समझ आ रही है। मैं कुछ शर्म नहीं कह रहा था, बात कह रहा था, कभी आप गलत समझे, मैं बात कह रहा था। क्योंकि जो मलिक साहब की नज़र में ताकत है ना, ठीक है, वो अगर गिर के ज़मीन पे बैठ के
घुटनों पे गिर के, माफिया मांग के, और क्या नाम है, कान पकड़ के और नाक रिगड़ के, अगर इस तरह की हुकूमत लेना ताकत है तो बल्ले बल्ले भाई, बड़ी ताकत है भाई। ताकत, आप तो वजीर आजम बनने आए थे भाई चौथी दफा, बड़े ताकतवर साहब, ठीक है। अब मजबूरन होके कहते मेरे भाई नु बना लो, ठीक है। और एक बात आप मेरे प्रोग्राम में अपने लिख लें, अब ये मलक को नहीं समझ आनी, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और ये प्रोग्राम का क्लिप चलाइएगा कभी। पंजाब और विफाक के अंदर अगर ना इख्तियारात का झगड़ा पड़े तो मुझे पकड़ लीजिएगा आप। चचा भतीजी में अगर इख्तलाफ ना पैदा हो जाए इख्तियारात के लिए, यहां पे पंजाब में कुछ ब्यूरोक्रेट्स को तबादला करने का हुक्म हुआ था, विफाक ने रोक दिया है। अब आप बात को समझे जरा, जो मैं आपको बात कह रहा हूं कि पंजाब में तबादला कराया गया कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, किसने करवाया होगा, और विफाक ने रोक दिया। विफाक में कौन बैठा हुआ है? तो ये बात कहीं और जा रही है, ये आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगी। और एक जुमला और, उसके बाद आप मलिक साहब की तरफ जाइएगा। वो जुमला ये है कि हिस्ट्री में ये मुझे बताएं कि जो सुकरात ने जहर पिया था, और उसे किसने जहर पिलाया था? को नाम याद है आपको? मैं नहीं पिया, सीना ने पिया। तू तो पानी नहीं पियांदा यार। मैं उस वक्त के जो रियासत की अशराफिया थे नहीं, नाम याद है आपको? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मंसूर बिल इलाज का की खाल खिंचवाई गई थी, किसने खिंचवाई थी? नाम याद है? निसार राणे ने। नाम याद है? नाम याद है? नहीं है ना? आगे चलें। जब हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया और लोग, लाखों लोग जान बाग, वो किसने गिराया था? वो नाम याद है? कातिलों के नाम याद नहीं रहते, हीरोज के नाम याद रहते हैं। ताकत ये, एक मिनट सुन लें, ताकत इस चीज का नाम होता है कि हिस्ट्री में आप जिंदा रहें। चंद 20 साल 30 साल जिंदा रह के आपने बड़ा तीर चला लिया। दुनिया के सारे डिक्टेटर्स, दुनिया के सारे जो साजिशी थे वो अपने दौर में कामयाब हुए, लेकिन हिस्ट्री ने उन्हें विलन साबित किया। मलक तो पागल है, मुझे कहता है अमिताभ बच्चन की तरह मैं बोलता हूं, इसके अंदर की रेखा नहीं मर रही, ठीक है ना। इसकी वो परदेसिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, ये हर वक्त वो गाता रहता है ताकत की आवाज के ऊपर, इसको होश में आ जाए। हेलन निकली गल कर। ठीक है, ऐसा मुझे, मेरा ख्याल है मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे और मैं ये जानना चाहूंगी, जिसका राना साहब ने जिक्र किया कि पंजाब और वफाक में वो कोई एक डिवीजन देख रहे हैं और एक कोई खींचातानी शुरू होने का जो है वो इंदिया दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो एक पॉइंट पे ये शुरू हो सकती है। इस पर मलिक साहब की क्या राय है, और जो एक डिवाइसिव किस्म की सियासत मलिक साहब इसको फोर्सी कर रहे हैं वो क्या है? स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले राना साहब ने एक खबर शेयर की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ ब्यूरोक्रेट्स के तबादले किए जा रहे थे, जिसको वफाक ने जो है वो रोक दिया है। मलिक साहब, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या आपको भी लग रहा है कि ये राना साहब की तरह ये क्लियर मैसेज है, और क्या ये इस किस्म की डिवीजन आप भी आने वाले वक्तों में देख रहे हैं? दूसरा ये कि आपने कहा कि एक क्लियर डिवीजन देख रहे हैं मुल्की सियासत में, एक प्रो शहबाज वर्सेस फॉर्म 45, तो क्या कोरोलरीज निकलती देख रहे हैं इससे आप? फिर देखिए, वो तो मतलब राना को इसलिए मैं सीरियस नहीं लेता कि वो विशफुल अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो खबरें बनाने से बात नहीं बनती। मैं आपको जो ये मेरी भी राय है, उसकी भी राय है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान के 23 प्राइम मिनिस्टर में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो वोट से आया वो वोट से गया हो। इस बार जो प्राइम मिनिस्टर है ना, मैं आपको जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 5 साल प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, और उसकी एक शर्त है, वो शर्त मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो इसलिए है कि ये सेटअप वो जो ताकतवरों ने उन्होंने डिफाइन किया, और जितनी प्रेडिक्टेबिलिटी मैं इस बार सिस्टम में देख रहा हूँ पंजाब और फेडरल की सूरत में मैंने पहले नहीं कभी देखी। मैंने रियासत को इतना नहीं कभी किसी पॉलिटिकल हुकूमत के साथ खड़े देखा। 2018 वाली नहीं, वो इमरान खान जरा और टाइप का बंदा है। खान सुबह बाजवा साहब के बैठे नाश्ता करते कहता था आप बड़े हैं, आप जमहूरियत बड़े पसंद है, तो मीर जाफर भी मिनट कह देता। वो नवाज शरीफ जो है ना, ये जो शरीफ फैमिली है, ये बहुत ज़्यादा पावर के लोग हैं, ये बहुत प्रेडिक्टेबल है, ये कारपेट है। इमरान खान तो वो इमरान खान था ना, हीरो था। हीरो के लिए तो नहीं ना आप इस तरह पर भाईजान तो नहीं ना कर सकता, उसकी प्रॉब्लम है। क्योंकि इमरान तो वो बुला था जिसको अपना मलका बरतानिया ने मिलना हो, तो उसको सुबह से टेंशन है कि इमरान खान आ रहा है। मतलब फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इमरान पूरे पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी
मीडिया जैनिक इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं, उसके लिए बड़ा मुश्किल था किसी समझ लो ना, बाकी तो प्रोग्राम भी तो करना है। तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की एक डिफरेंट क्लास है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, हाँ। अब जो इसमें ख़तरा क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर पीटीआई इस तरह ये चढ़ी रही ये 45 फार्म पे, हाँ। इसी तरह शहबाज शरीफ पे हुकूमत है, तो मैं आपको गारंटी दूँ 5 साल है। अगर आप याद करें 3 साल नवाज शरीफ इमरान खान के भी बड़े सुहाने थे, बड़े खूबसूरत थे, 1 पेज सुबह दोपहर शाम खाने से पहले 1 पेज मेरी फौज, मैं और हम एक होता रहा एकदम, मीर जाफर, मीर सादक, वो रोज़ खबरें, ये वो क्या हुआ। अगर पीटीआई रिलैक्स हो जाए, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग, अगर पीटीआई थोड़ा सा स्पेस देना तो फिर आप याद रखिए रियासत और हुकूमत फिर आमने सामने हो जाएंगे। अगर ये इस तरह वो इत्तेजाज करते रहे, गुस्से दिखाते रहे, और इनके लिए हर आने वाला दिन सख्त होगा, हर आने वाला दिन सख्त होगा, ये आप दोनों चीज़ें गौर कर लें। ना पंजाब हुकूमत को खतरा है, हाँ। ना शहबाज शरीफ को कोई खतरा है, और अगर कोई खतरा है तो तब खतरा है जब पीटीआई चुप करके इनकी तरह जो इन्होंने काम किया था, ये गुजरात वाले में एक्सट्रीम पे गए, एक्सट्रीम पे इन्होंने जाकर नाम भी ले लिया एजेंसी के भी चीफ का, आईएसआई चीफ का, फलां चीफ का, और उसके बाद बैकफुट पे आ गए। ऐसे चुप हुए, ऐसे पता लगा कि मरियम पता नहीं वो अंडरग्राउंड हो गई है, उसकी जुबान ही खत्म हो गई, ट्विटर भी खामोश हो गया, मीठी नींद, हर तरफ खामोशी, सब तरफ नवाज शरीफ गैप, शहबाज शरीफ गैप। और आप देखें, आप गौर करें, आराम से एक्सटेंशन दे दी, और उसके बाद इमरान और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई शुरू हो गई। राना साहब, आप क्या कहेंगे? मलिक साहब को कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, देखें, मलिक तो मुझे सीरियस नहीं लेता, लेकिन मैं इसे बहुत सीरियस लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों से बहुत सीखा है कि हकीकत और चवल में क्या फ़र्क होता है। ये फेसबुक की चीज़ें पढ़ते ना, इस तरह की पढ़ के मुझे पता था बीच में बोलेगा, मुझे मालूम था, वो फेसबुक का फिक्र मेरा आप जब देखा करें कि ये बोल रहा होता तो मैं सब सुन रहा होता, आज तो बहुत सुकून, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना तो फिर कहीं लगता है कि फिर मैं डर जाता हूँ, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंसू निकल आते हैं, मैं तो कब कभी शुरू हो जाती है, शेर गरजता ही है। मैं फिर मौका दे रहा हूँ कि बोल ले, मैं ताकि मैं अपनी बात आराम से कर सकूं, जैसे मैं इसे मौका देता हूं। चले मलिक साहब, ठीक है, क्योंकि मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे जो इस बात पे इमरान खान को बुरा भला कहते हैं कि जी बाजवा से मिलते थे और फिर शाम को कहते थे कि यूं है। इन्हें बाजवा साहब की सियासी इन्वॉल्वमेंट पे कोई एतराज़ नहीं है कि बाजवा साहब उससे भी मिलते थे और नवाज शरीफ से भी डील कर रहे थे और मरियम से भी, इनको उससे की, क्योंकि ये ताकत के पुजारी लोग हैं ना, इन्हें ताकत बड़ी वो अच्छी लगती है कि यार बाजवा साहब उनसे बात करते थे, मरियम खुफिया तौर पे उनके साथ ही, शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में बैठ के जाते थे, मतलब इनके लिए बड़े फख्र की बात है कि डिग्गी में बैठ के जाके अपने गुनाह बख्शवाना, इनकी ताकत है, ये बड़े ताकतवर लोग हैं ये, ठीक है ना। सो मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि देखें, मुझे जो खौफ लग रहा है जो आगे जाके बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर सकता है, हमारी रियासत खड़ी है 9 मई के साथ कि जी हम नहीं माफ करेंगे। इमरान खान ने एक सूबे का वजीर आला वो बना दिया जो 9 मई के लिए में मतलूब है, तो तसादुम तो सामने नजर आ रहा है कि हमारी रियासत कह रही है हम किसी को माफ नहीं करेंगे, और वो चुन चुन के उसने उमर अयूब भी 9 मई में मतलूब है, क्या कहते हैं अपने वजीर आला केपी 9 मई में मतलूब है, असलम इकबाल साहब को बनाया पंजाब का, इमरान पे टेररिज्म के केस है, इमरान पे केसेस है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आमने सामने खड़े हो गए। तो अगर ये वाकई इस तरह से तसादुम आप देख रहे हैं तो क्या ये आवाम के लिए बेहतर होगा? इसमें ना अगर कोई कलीदी रोल अदा कर सकता है तो वो है अदालतें। अदालतें एक दफा जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजाएं दें ताकि ये मामला बंद हो जाए, खत्म हो जाए, हम आगे बढ़े। तो अगर जिम्मेदारों में वही नाम आ गए जैसे आपने गिनवाए कि वो तसादुम की तरफ, सो वट, अच्छा अदालतें तो तगड़ी हो, वो कोई भी आ जाए, वो जितना बड़ा तुर्रम खान फन्ने खान आ जाए, अगर वो मुलजिम है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो अदालतों का फैसला मानेंगे? मतलब अगर पीटीआई के लोग, अब ये भी तो अदालतों पे भी तो एक सवाल है ना इस वक्त। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई ना, फांसी लोगों ने मान लिया तो फांसी हो गई ना, वो दफनाए भी गए, शहीद हो गए, ठीक है, कि अदालतों ने 12 चलती हुई हुकूमतों को खत्म कर दिया, ठीक है। अदालतों ने इस इलेक्शन के अंदर पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो नहीं दिया, ठीक है। अदालतों ने बहुत सारी जगहों पे जहां इंसाफ दिया जा सकता था नहीं दिया, लेकिन ये कि सिस्टम तो चलता रहा ना। तो आप फैसले तो करें, ये बात की है कि कोई मानता है या नहीं, आप फैसले तो करके देखें। लेकिन अगर आप फैसले ही नहीं करेंगे और आप इसी तरह एक पार्टी बन जाएंगे, आई एम सॉरी मैं अदलिया के ऊपर इस तरह के लफ्ज कहता हूं,
लेकिन ये कि अदलिया अपने आप को प्रूव करे कि वो गैर जानिबदार है, ठीक, फैसले करे। ठीक हो गया, फैसले करें। मलिक साहब, हम एक की आपने बात की कि वो एक टाइम पर इमरान खान साहब जो है वो हम एक का नारा लगाते थे, आज भी हम एक का नारा लगा रहा है। वो कौन लगा रहा है? बिलावल और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है और उन्होंने ये वादा दोहराया कि हम एक हैं। वो ठीक तो है, सदर का इलेक्शन होने जा रहा है। दुनिया में वो मोनालिसा की स्माइल बड़ी मशहूर है, थोड़ी सी मैंने पढ़ा, मगर जो स्माइल कल मैंने बिलावल और जरदारी के चेहरे पे देखी है ना, जब उनका हल्फ लिया, मैं कहता हूँ, मैं सोच रहा था कि यार पूरी दुनिया में ये तस्वीर जानी चाहिए, खुशी किसको कहते हैं। अच्छा। मैं बुढ़ा होने वाला हो गया, मुझे पता नहीं था खुशी क्या कहते हैं। कोई कहता था $100 होते हैं खुशी, कोई कहता था कि आपके 7 पुत्र हो या पंजाबी में खुशी होती है, ढेर सारा मुर्गा खा लो खुशी होती है। मगर अल्लाह अल्लाह, जो खूबसूरती जो बाप बेटे पे मैंने कल खुशी देखी है, जो कल वो स्माइल देखकर आपको खुशी हुई है, वो खत्म है, वो खत्म है। बाकी वो राणा ने 2-4 मिसाइल मुझे मारने होते हैं, मैंने मारने होते हैं, वो हमें आदत है दोनों को। तो वो अगर ये जाग के अगर अपना वो कहते हैं ना ख्वाब देखता है, तो मुझे क्या एतराज़ है कि पता नहीं सोया अगर जाग रहा है, चेक कर लो चूंडी मार के। मुझे ये अदलिया फरमा रहा है, ये भूल गए, इसकी मेमोरी नहीं है, ये एडिटर है एक अखबार का। बंदयाल साहब एक थे, वो हमारे चीफ जस्टिस थे, पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट भी है, उसका चीफ जस्टिस भी है। उन साहब ने ये हुक्म, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो हुक्म होता है, उन्होंने एक हुक्म दिया था, पूछ लो क्या था, वो था जी इलेक्शन कराओ। वो हुए, आज तक किसी को तौहीन अदालत लगी है, कोई इंक्वायरी हुई है, किसी ने पूछा है जज साहब को, चीफ साहब आपने हुक्म दिया था, या आप रिज़ाइन कर जाते, या आप कहते यार आई एम सॉरी, मैं निज़ाम के सामने, आप पूरा आधा मिनट भी पूरा करके गए अपनी जो आपकी जॉब थी। तो ये तो आपकी अदलिया का हाल है। अब जो सोल्यूशन है मेरा हाल है, मैं समझता हूँ, रानी ने तो कहना अदलिया, मेरा हाल है पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात हैं, मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि PTI को अगर कोई चीज़ सूट करती है, वो है मुहाजराई, वो इत्तेजाज है, और वो बहुत तेज़ी से जाएंगे, पहले दूसरे चौथे गेयर पे जाएंगे, और आप देखेंगे वो इत्तेजाज में शिद्दत देंगे। अब उसके सामने रियासत आई जाएगी, जो रियासत आगे आएगी उनका हमदर्दी का वोट बढ़ता जाएगा, उनका निशान गया, हमदर्दी मजीद बढ़ गई, उनकी पार्टी गई, हमदर्दी मजीद बढ़ गई, अब उनकी रिजर्व सीट्स नहीं मिली, हमदर्दी मजीद बढ़ गई, और जब हमदर्दी बढ़ती जाएगी ये डायरेक्टली बढ़ेगी इसके साथ अग्रेशन। आप देखिए खां की जेल से हर पैगाम आ रहा है, आप गौर ही नहीं कर रहे, आप जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप गौर करें ना, खां से जो लोग मिलके आ रहे हैं, अगर आप उन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, मेरे पास थोड़ी सी बराह रास्त भी एक इन्फॉर्मेशन है जो साहब उनसे मिलते हैं, वो मतलब मेरे सर्कल में है। अच्छा। तो वो तो कहते हैं कि खास साहब नॉर्मल बात नहीं, कि वो खिताबत करते हैं, जाओ मेरी कौम को बता दो, ये कर दो, वो कर दो, वो एक वजदानी कैफियत में, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन खबर दे रहा हूँ। तो मुझे तो एक शदीद कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही है उस PTI की ज़्यादा। ठीक है राना साहब, स्ट्रेटजी हम कह रहे हैं कि नाकाम हो रही है, या मलिक साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लें, ये भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद, रिजर्व सीटों वाला मामला देख लें, तो एक तरह से स्ट्रेटजी जो भी PTI अपना रही है वो उसकी नाकाम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए मैं इस बात को ज़रा थोड़ा डिफरेंट एंगल से दे, आप कह रहे हैं कि PTI की स्ट्रेटजी नाकाम हो रही है, मैं समझ रहा हूँ कि इदारों की स्ट्रेटजी नाकाम हो रही है। इनकी स्ट्रेटजी थी कि बल्ले का निशान ले लेंगे, PTI ख़त्म हो जाएगी, नाकाम हो गई। इनकी स्ट्रेटजी थी इनके बंदे उठा लेंगे, ये भाग जाएंगे, नाकाम हो गई। इनकी स्ट्रेटजी थी कि इन्हें इलेक्शन कंपेन नहीं करने देंगे, वो इन्होंने की, नाकाम हो गए। इनकी स्ट्रेटजी थी मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आएंगे, पूरी रियासत उनके साथ खड़ी होगी, मीडिया उनके साथ खड़ा होगा, नाकाम हो गए। तो कामयाब तो 8 फरवरी को इनकी स्ट्रेटजी थी कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे बंदे ही छाए होंगे सुबह से शाम तक, हमारी ये चिंचियाँ और तांगे चल रहे होंगे, शाम को हमारी मर्जी का, वो भी नाकाम हो गए। स्ट्रेटजी तो इमरान खान की कामयाब हो गई। जो मलिक बात कह रहा है, कभी कभी ये बात सही भी कह जाता है बेचारा, ठीक है ना, इसका हाँ कभी कभी अल्लाह इसमें से कुछ सच निकलवा देता है, ठीक है ना। अदरवाइज तो इसकी सारी गुफ्तगू आप सुन लें, सिवाय ताकत से खत्म होकर ताकत के ऊपर शुरू होगी, ताकत में खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि इसको बचपन में देसी घी नहीं मिला था, इसलिए ताकत का पुजारी है। मैं जो बात नहीं मिला, रो रो के थक गया बेचारा, मैं तो देसी घी होते ताकत की, तू लगता है दूध पानी नहीं मिला, दूध नहीं पिया, रोना क्यों तू है यार। ये देखे, ये 30वीं दफा मैंने साबित किया कि मैं नहीं बोलता इसकी बात में, लेकिन मेरी बात इतनी कड़वी होती है कि इसको बैठने नहीं देती। मैं तो 30वीं दफा आज ही प्रोग्राम में साबित किया कि ये बोलता रहता, मैं चुप करके सुनता रहता हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो इसको कहीं ना कहीं राणा साहब ने साबित करने का प्लान किया हुआ था, मलिक साहब देख लें। अच्छा, साबित कर रहे हैं। स्ट्रेटजी तो कामयाब हो गई इमरान खान की। हाँ। अब जो ये सब कुछ हो रहा है, आप बात को समझें कि
इमरान खान का नैरेटिव रोज सच साबित होता है। वो ये कहता है कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ईमानदारी नहीं की, वो इलेक्शन में साबित हो गई। यार ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी इक्तिदार जो है अवाम के वोटों से नहीं लिया, वो अब इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया। या अब मुझे एक बात बताएं, वो शहजाद साहब का शेर है कि किसका, कि वो कहते हैं कि दुखों ने बांट लिया है मुझे यूं आपस में कि जैसे मैं कोई लूटा हुआ खजाना था। ये जो निशिस्तें खवातीन की, ये लूटा हुआ खजाना है यार। एनू पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਫੜਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹ ਐਲਾ ਵੀ ਤੂੰ 2 सीटा तू ये कोई बंदर बांट है ये आइन के तहत मिलने वाली सीटें जिनका आपने मजाक बना के रख दिया। अच्छा, आइन के तहत मिलने वाली सीटें, लेकिन आपको नहीं लगता कि आइनी गलती कर दी पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करके? देखिए, आइन कहता है कि आपकी पार्टी जो है ना उसकी पार्लिमानी पोजीशन होनी चाहिए। पार्लिमानी एक देखिए कि सियासी जमात है। अब मेरे पास लीगल राइट है, मैं पाकिस्तान का सिटीजन, आप तीनों के पास राइट है। आप एक पार्टी बनाएं, आप सियासी पार्टी हैं, आप नहीं कह सकते कि जनाब मुझे मेरी सीटें देने। सीटें कन्वर्ट होती हैं पार्लिमान पार्टी में। पार्लिमान पार्टी जब वो जीत कर आएगी, जब वो जीत के आएगा, आपका एक भी एमएनए हो जाए, एक भी एमपी हो जाए पूरे पाकिस्तान में, एक भी हो जाए, जिस तरह मतलब खान साहब की बात चली थी जेआई जमात इस्लामी से पहले एमडब्ल्यूएम के साथ, उनसे भी चली, जमात इस्लामी से भी चली है। चाहे एक भी आपका बंदा, जब उस पार्टी में जाएंगे ना तो फिर आपका जो वो फिर आपका आइन ये कहता है जो आज़ाद लोग 3 दिन में आपसे शामिल हुए उस प्रपोर्शन से फिर आपको वो मिल जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का मसला है जो ना आपको समझ आ रहा है ना आपको समझ रहा है, हमारे यहाँ हर काम आइन और कानून के मुताबिक होता है और हम आइन और कानून की वायलेशन सोच ही नहीं सकते। अब जब आइन में मजबूरी ये हो गई है हम सब की, हमारा दिल करता है पीटीआई को सीटें देने, मगर किस तरह दे, किस तरह आइन की तौहीन करे। आइन में लिखा होगा करना चाहिए। वैसे पीटीआई की वजह से आइन और कानून पे अमल दरामद तो शुरू हो गया ना। मेरा आपसे सवाल है कि ये बनता है कि हम अपने आइन की तौहीन कर दें, ये तो नहीं हो सकता। ओवर में डेड बॉडी राणा काला जो कर राणा साहब, ये मैंने जो अभी बात की कि देखें पीटीआई को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से आइन और कानून पे कम से कम अमल दरामद तो शुरू हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि आइन पे पूरा अमल होना चाहिए और पीटीआई की 92 सीटें लेके वो नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी में तकसीम कर देनी चाहिए। आइन के ऊपर पूरा अमल होना चाहिए और तय कर लेना चाहिए आइन के अंदर कि पीटीआई और उसकी हमदर्द उसके करीब करीब का भी कोई शख्स पार्लियामेंट में नहीं घुसेगा। आइन के ऊपर पूरा अमल होना चाहिए और ये तय होना चाहिए कि आइंदा से इमरान खान के नाम के ऊपर भी कोई बंदा खड़ा होगा तो जन बच्चा कोलू में पिसवा दिया जाएगा। आइन के ऊपर पूरा अमल तभी हो सकता है जब ये तय कर दिया जाए कि पीटीआई के साथ वाबस्ता जो 3-4 करोड़ लोग हैं ना, उन्हें उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए और समुद्र के ऊपर लोहे की एक दीवार बनाई जाए कि ये लोग बाहर ना नहीं। आइन के ऊपर पूरा अमल इसी तरह ही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आइन जो है वो आपके घर की लौंडी है। हाँ। आप उसे जैसे चाहेंगे वो वैसे ही रक्स करेगी। आइन तो जो है वो आपका काका मुन्ना है, वो आप उसे गोदी में लेके तेरी में गावा जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी आप गाएंगे और काका जो है वो कुलकारियां मारेगा, क्योंकि आइन तो आपने अपने हाथों से कोई मशीन में बनाया है। आइन 24 करोड़ लोगों की तो मिरास है ही नहीं। आइन 24 करोड़ लोगों को तो तहफुज नहीं देता। एक सिर्फ जुमला और दीजिएगा, ये मुझे करता है। अब ये इस पे मेरे बात करेगा ना कि ये कहता है जी इससे बड़े लोग मिलते हैं और मैं जब कोई कहता हूँ मुझे एक बंदा मिला गरीब था मजबूर था, तो ये मुझे अक्सर कहता है इसको ये जाता है कोई ना कोई मिल जाता है। आज इसे भी वॉक करते हुए गरीब आदमी मिल गया। मुझे उस गरीब आदमी में तरस आ रहा था कि वो मिला भी तो किस बंदे को मिला जिसके अंदर गरीबी का जरा इतना सा भी दुख दर्द नहीं है, ठीक है ना। वो बेचारे को तो वैसे ही फौत हो जाना चाहिए। अच्छा मेरी सुन ले, मैं अभी आ रहा था तो हमारे कौमी डाइजेस्ट अखबार के जो एडिटर हैं वो ना बड़े नफीस बड़े ही धीमे आदमी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और वो प्रोफेसर थे पंजाबी के इस टाइम दौरे हाजिर के और चंद बड़े उनमें से पंजाबी, फिर उनका एक सियासी कैरियर पॉलिटिकल कैरियर जमहूरी ये वो सारा एक शख्सियत है वो और बड़े ही नफीस। खुदा की कसम वो ना ऐसे खड़े हुए थे तो मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा कि भट्ट साहब बड़े उदास है। कहते वो मेरी पेंशन का नहीं पता कदों मिलेगी। जस्ट इमेजिन वो आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी तालीम को दी और उसके ऊपर एक पैसे का कोई धब्बा नहीं है। आज वो अपनी जिंदगी, वो पीएचडी आदमी, वो कह रहे हैं कि मेरी पेंशन नहीं मिली, घर कैसे चलेगा। और ऊपर बैठे हुए बिलावल साहब के दांत जो थे ऊपर तक पहुंचे हुए थे, जरदारी साहब के वो ऊपर तक उनके बच्चे खेल रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को फतह कर लिया। फिर दोबारा से मर जाए भूखे ये लोग, कुत्ते काट लें ये गटरों के अंदर गिर जाए, चाइना कटिंग में इनकी जमीनें चली जाए, ठीक है, खारा पानी पी के मर जाए, ठीक है। बिलावल जीत गया।
जरदारी जीत गया, शहबाज शरीफ साहब आज फिर वही तक, ओ कॉमा फुल स्टॉप ही चेंज कर लो यार, वही तकरीर तुम दोबारा कर रहे हो कि हम वो शबाना रोज मेहनत करें। ओ एक तो शबाना नहीं ला बंडई मैंने कितने चली गई है, ठीक है, जी रोज मेहनत करनी है। आपके सारे पॉइंट्स वैलिड। आपने कहा कि जो पीटीआई है उसको टारगेट किया जा रहा है, जो निशान छीना गया वो उसके साथ ज्यादती हुई, हर स्टेप वाइज जो है वो उनको जो है वो किसी ना किसी तरह से टारगेट किया जा रहा है, हम अग्री करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीटीआई की भी तो गलती है ना कि 3 दिन में जब आपने आजाद उम्मीदवार ने किसी जीती हुई पार्टी में शामिल होना था तो आपने एमडब्ल्यूएम के साथ जाने का फैसला नहीं किया जिसने नेशनल असेंबली में एक सीट जीती हुई है। आपने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का फैसला किया, या आपने जेआई के साथ जाने के लिए मामला जो है वो तय किए, एमडब्ल्यूएम के साथ आपने मामला नहीं तय किया। तो कहीं ना कहीं आपसे भी तो गलती हो रही है, और वकीलों की पार्टी होके भी आप इस तरह की गलती कर रहे हैं। इन्हें चाहिए था ये इलेक्शन कमीशन के पास जाते और कहते कि जनाब हमें बताया हम बीजेपी से कर लें, कांग्रेस से कर लें, क्योंकि इत्तेहाद किससे कर लें जिससे आप, ठीक है ना, वो आप हुक्म दें जी हमने किससे करना है, हम उससे कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन कर लेते सबसे अच्छा हाँ नून से कर ले, हो गया नून कर लेते अच्छा, उन्होंने सीटें उन्होंने मिल गई, वो सीटें जो शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे, बाकी लोग भी कहते थे कि पीटीआई वाले बड़े गद्दार हैं और यूं हैं, आज उन्हीं की सीटें लेके छाले मार रहे हैं, सारे लुडियां डाल रहे हैं कि लो जो उन्होंने सीटें ऐसी ले लिया तो किड्डे बड़े वसी दीगर जमातों को ये जो तमाम रिजर्व सीट्स हैं ये उनमें उनको अलॉट कर दी गई हैं, उनमें डिवाइड कर दी गई हैं। इस पर मैं बात करना चाहूंगी, एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। नई हुकूमत जो है वो वजूद में आ चुकी है, तश्कील पा चुकी है, लेकिन जहाँ बहुत से तवक्कुआत वाबस्ता हो रहे हैं वहीं बहुत से खदशात भी पैदा हो रहे हैं। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनका ये जो दौरे हुकूमत है, जब वो इलेक्ट होकर आए हैं तो ये दौरे हुकूमत कैसा होगा, क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? मलिक साहब आप क्या देख रहे हैं कि जब IMF ने भी इतने भारी भरकम टैक्सेस का भी मुतालबा कर दिया, मईशत जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है, राना के एक सवाल का जवाब देता हूँ, उसने वो भाट साहब जिनकी बात सुनी कि उन्होंने कहा मेरी पेंशन कम मिलेगी, तो उनके लिए जवाब है कि उनकी अब पेंशन नहीं मिलेगी, इट्स ओवर। सबसे बड़ी जो खबर आज की। अच्छा वो कैसे? वो मैं बता, IMF ने पहले मुझे ये वाली मैं वही बता, IMF ने कहा कि यार ये पेंशन का सिस्टम खत्म बंद हो जाएगा, और उसके बाद साथ ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जब आप रिटायर हो जाएंगे आपका सरकार से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसका मतलब था, मिसाल के तौर पे पहले था ना, आप रिटायर हो तो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, मैं कोई इतना समझता नहीं, मगर था कि आपका ग्रेजुएटी है कि आपका बेटा जॉब में चलेगा। तो IMF ने कहा कि आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो प्राइवेट है, जिस तरह हम लोग हैं कि मैं अगर सरकारी नौकरी कर रहा हूँ तो जितने मैं पैसे दूंगा सरकार कुछ पैसे बनाएगी, वो सरकार का ताल्लुक ही कोई नहीं, वो प्राइवेट बिजनेस है। आप जाने, आप जिस दिन रिटायर हो गया आपका ताल्लुक खत्म। अब होता ये है कि रेलवे वाले जो रिटायर होते हैं उनको फिर भी सहूलत मिलती है, अपनी फ्री सफ़र, इस तरह PAE को मिलती है, वापटा को बिजली मिलती है। अब आर्मी का भी एक इशू है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, मैं एग्जैक्टली पता नहीं मगर आई एम श्योर कि 30-40 लाख लोग जो है ना पेंशन पे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड थे कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन गया वो पेंशन है। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि करोड़ 1.5 करोड़ लोगों की जब, और ये हो जाना है, ये मैं आपको कोई सुनी सुनाई खबर नहीं दे रहा, कंफर्म खबर दे रहा हूँ। IMF ने ये आपके गिरेबान पे हुकूमत पे रख दिया है पाँव के, जनाब ये पेंशन पाकिस्तान जी ऐसे ही है, लेकिन ये पुराने पेंशनर्स के लिए नहीं है, नहीं उनके लिए भी सोच रहे हैं, उनके लिए नए के लिए तो सोचा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो न्यूज आज की न्यूज आई है ना उसमें ये क्लियर उन्होंने कहा है कि जो नए आएंगे, उनके लिए भी एक सिस्टम ला रहे हैं ना उनके लिए भी, वो पंजाबी में कहते घेर रहे हैं उनको, इस तरह घेरेंगे कि आप जनाब इस तरह कर लें, चलो एकदम हमसे एकदम पैसे ले लें, लमसम ले लें, उस पर भी काम हो रहा है। मैं इसीलिए आप करें, ये बहुत बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान की मेरे लिए शायद फाइनेंशियल की सबसे बड़ी खबर है जिसमें लाखों करोड़ लोग असरअंदाज हो गए। दूसरा जो कल मैंने आपको बताया था 18 चीजें जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, तेल है, सीधा उन्होंने कहा 18% इस पर GST लगा, चले उसको भी भूल गए। जो टारगेट उन्होंने दे दिया आपको 1300 अरब का दे दिया, 1300 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, 1300 अरब को मैंने जो तो करोड़ का पता नहीं, कम से कम ये 13,000 करोड़ या 23,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा है, तो इतने टैक्स आपने मजीद देने हैं। तो अब आप देख ले, पेंशन आपकी रियासत इस काबिल नहीं रही कि वो पेंशन दे सके। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का जो इस वक्त फाइनेंशियल सेटअप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा और सूद दे, कर्जा सूद दे, बिजली के कर्जा दे, जो बिजली का कर्जा है, और गैस का कर्जा दे, और पेट्रोल का कर्जा दे। अगर ये 4 चीज़ें आप दे देना तो आपकी सारी आमदनी ख़त्म हो जाती है। मतलब विद हैवी हार्ट आपके पास
मुझे पता नहीं मुनासिब बात है कि नहीं, आपके पास फ़ौज के भी अखराजात भी हैं। तो इस कंडीशन में अब आप देख लें कितना बड़ा हनीमून होगा शहबाज शरीफ के लिए। राना साहब, सियासी चैलेंजेस का तो हम अक्सर तज़किरा करते रहते हैं और इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को सियासी चैलेंजेस भी दरपेश होंगे जो अब हम सूरत-ए-हाल बनती भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुआशी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। देखिए, मैं जो मुसलसल एक बात रो रहा हूँ ना कि जो अवाम का वोट होता है ना, वो बड़ा मैटर कर रहा होता है। जब अवाम का हकीकी मैंडेट लेके कोई आता है ना, तो वो फिर अवामी ताकत से बड़े फैसले भी कर सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि आप चोर दरवाजों से आए हैं, तो आप कोई बड़ा डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप सिर्फ अपने क्वार्टर्स बचा रहे होते हैं, ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, इसको साथ लेके चलना है, ये यूं ना हो जाए। लेकिन अगर आप अवामी ताकत से आए हैं और आपको पता है मेरे पीछे अवाम खड़ी है, मेरे फैसलों के पीछे अवाम खड़ी है, और अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं अवाम भूखी रहे, तो अवाम को भी ये पता है कि ये बेईमानी नहीं कर रहा, इसने कोई लंदन में अपने कोई कारोबार नहीं किए हुए, इसने कोई अमेरिका में अपने पैसे नहीं छुपा के रखे हुए, इसकी ऑफशोर कंपनियां नहीं है, इसने कोई क्या नाम है अपने जाती बिजनेस नहीं किए हुए, ठीक है, इसकी अपनी शुगर मिले नहीं है, ठीक है, इसका अपना घी मिले नहीं है, आटा मिले नहीं है, तो ये हमारे जैसा है तो फिर ठीक है। अगर ये कह रहा है तो बुकर। लेकिन अगर मेरी 8 शुगर मिले हों, ठीक है ना, और मेरी 10 फ्लोर मिले हों, और मैं तकरीर करते हुए कहूं कि जी चीनी का बुरान है, लिहाजा प्लीज आप चीनी ना खाएं, तो लोग कहेंगे तेरी तो अपनी फैक्ट्री है नहीं यार, तू हमें सबक सिखाएगा। आप जो ये बात कहता है कितना खर्चा होता है जी लल्ले तल्लो पे ब्यूरोक्रेसी के वो टेशन 18,000 अरब रुपए का ये रियासती कितने हजार 18,000 अरब रुपए का ये आप सुन लें, जो कौम कर्जों की दलदल में दबी हुई है। और सॉरी आपकी करेक्शन के लिए, यानी कि समझ लें 9,000 या 10,000 अरब रुपया हमारी रियासत की आमदनी है। मैं इसमें पाकिस्तान के लोगों को भी शामिल नहीं कर रहा। ये रियासत चलाने के लिए चारों सूबे और सेंटर बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर 18,000 अरब, यानी कि सिर्फ सरकार जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसे डबल ये जिसको आप सरकार बोलते हैं, महकमे बोलते हैं, मिनिस्ट्रियाँ बोलते हैं, सारा जो आपका निज़ाम है जिसमें एजेंसीज हैं, पुलिस है वगैरह वगैरह। अब अंदाजा करो रूमी के जो कौम भूखी मर रही है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उसके ऊपर बैठे हुए गरीबों के बेताज बादशाह, ठीक है, वो खादिम में क्या खादिम आला, और फिर पता नहीं खादिम आला सोम को दोम त्रेम, ठीक है, वो यानी यार इस अब तो खादिमा आ गई है यार। चले मलिक साहब, खुदा की कसम मुझे तो हंसी आती है अपने तकदीर पे यार। जून जुलाई के अंदर हम सड़क के ऊपर प्लास्टिक की टूटी हुई जूतियां पहन के खड़े होते हैं, और एक वो गाड़ियां आती है को 20-25 वो 80-80 करोड़ वाली, वो आके रुकती है, उनमें से एक बंदा या एक बंदी निकलती है जो चिल गाड़ी में से निकला होता है, उसके माथे पे पसीने का एक बूंद नहीं होती है, वो कहती है मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूं। यार धोखा दो, झूठ बोलो यार, लेकिन को थोड़ी सी शर्म तो रखो यार किसी चीज की। ये मुझे तनकीद करता रहता है, मैं रोता हूं भाई, मैं अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखता हूं, मैं अपनी आंखों के सामने लोगों के खुदा की कसम ख्वाब टूटते हुए देखता हूं, मैं अपनी आंखों के सामने बच्चों को अपनी माओ की गोद में दूध के लिए कलकते हुए देखता हूं, मैं टीन की छतों के नीचे लोगों को पॉपकॉर्न की तरह पुड़कते हुए देखता हूं। पुड़कने का मुझे उर्दू नहीं आती। तो वो उस कौम के लीडर सेंट्रली एयर कंडीशन वॉशरूम के अंदर बैठे पानी पिलाओ उसको खुदा का वास्ता, ठीक है ना, इस पे भी टैक्स ना लगा देना यार, तुम्हारा कोई पता नहीं है। वो सेंट्रली एयर कंडीशन वॉशरूमों के अंदर बैठे होते हैं यार, और हमारे गरीबों की बातें कर रहे होते हैं। अब तो ये शहबाज शरीफ साहब ने तो पिछली दफा भी सादगी की कमेटी बनाई थी ना 17 माह के उस दौरान, कितने गई वो कमेटी? तो आपा खुर्शियार लेके भाग गई कमेटी। वो ये इसी तरह आई वाश करते हैं, ड्रामे करते हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं, ये टैक्स हम पे लगेंगे, ठीक है, हमारी गर्दन कटेगी। करे ना IMF के जितने भी बड़े क्या नाम है वो हैं स्टेक होल्डर, जैसे जजेस हैं, जैसे ये सारे जो हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलेगा इन्हें, लग पता जाएगा, फिर मेरे भी ना दें चाहे मुझे भी कोई परवाह नहीं है। फिर ये आप लोग तो ऐसे मुझे डरा रहे हैं कि खासी खतरनाक सी सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद एक बात अच्छी है पाकिस्तानियों की कि वो उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही यही है। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।